तहज़ीब आफ़ी, ये ख़ुद को क्या आईना दिखाने लगे हो। मौत एक खूबसूरत औरत की हो या बदसूरत औरत की तकलीफ़ दह चीज़ है कि मौत कितनी मुलायम है, मखमल व कमखाब की तरह। सरवत ने भी कहा था कि मौत के दरिंदे में एक कशिश तो है सरवत, लोग कुछ भी कहते हों खुदकुशी के बारे में। अच्छा चलो ये बताओ कि ये जो बोतल का जिन होता है, ये खुद बोतल तोड़ कर बाहर क्यों नहीं निकल सकता? जानो कोई मसला होगा इसके बाद। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत के बारे में मैंने बहुत बात भी की है, बहुत ज़्यादा मैं इस पे बोलता भी रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मोहब्बत एक पेचीदा और कई जहतें रखने वाला जज्बा है। तुम तहज़ीब आफ़ी बड़े मकबूल हो, मुशायरों में जाते हो तो लड़के लड़कियाँ आफ़ी आफ़ी करते हैं, मगर दोस्त मकबूलियत का मतलब ये तो नहीं होता कि तुम बड़े शायर भी हो। मकबूल तो एक ज़माने में बसी शाह साहब भी बहुत है। तहज़ीब आफ़ी, ये ख़ुद को क्या आईना दिखाने लगे हो। अभी तक तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि बाग में कई रंगों के फूल होते हैं और उनकी अपनी खुशबुएँ होती हैं। शायरी खुशबू का नाम है। तुम खुशबू कशीद करते हो, लोगों के कदम उसी खुशबू के ताक़ुब में निकलते हैं। लड़कियां उस महक को छूना चाहती हैं, नौजवान उसे कॉलर पर सजाना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ फूलों की मुख्तलिफ़ खुशबुएँ होती हैं, चंबेली की अपनी महक होती है, रात की रानी का अपना जलवा होता है। कुछ बेरंग फूल भी होते हैं जिनकी कोई महक नहीं होती और कहीं बदबू भी होती है। सारा दारो मदार तो इस बात पर है कि तुम्हारे लफ्ज़ों से खुशबू आनी चाहिए। खुशबू आती है या बदबू आती है, फिर वो खुशबू जिसका ताक़ुब अवाम और ख़वास दोनों करें, उसी को ही दवाम होता है। और ये फ़ैसला वक्त की सुप्रीम कोर्ट में होता है कि कौन कहाँ तक ज़िंदा रहेगा और उसकी शायरी कहाँ तक ज़िंदा रहेगी। और जो वक्त की सुप्रीम कोर्ट है, उस पर इस्टेब्लिशमेंट भी असरअंदाज नहीं हो सकती। ये अदबी इस्टेब्लिशमेंट भी कोई बहुत खौफनाक चीज़ है। मगर तहज़ीब यार, लोग कहते हैं तुम्हें सिर्फ नौजवान पसंद करते हैं। लोग गलत कहते हैं। मैंने बुज़ुर्गों की आरामदेह कुर्सियों से भी दाद व तहसीन ली हुई है और उनको उठते हुए देखा है। मगर मैं ख़ुद चाहता ये हूँ कि मेरी शायरी नौजवानों को पसंद आनी चाहिए, क्योंकि मेरे मुखातिब वही हैं। मैं बुज़ुर्गों से हम कलाम नहीं हूँ। मेरा रूए सुखन शायरों की तरफ भी नहीं है। मेरे मिसरे तो तितलियों का पीछा करते हैं, कौस से कज़ा के रंगों पर धीरे धीरे चलते हैं। ज़ानुए जाना पे महवे इस्तराहत रहते हैं, गहरी घनी स्याह ज़ुल्फ़ों में उंगलियाँ फेरते हैं कि तुम्हारे बस सिर्फ जमाल की कुछ कैफियतें हैं और कुछ नहीं है। उन्हें कौन समझाए कि शायरी सिर्फ जमाल की कैफियतों का ही नाम है। मेरे नज़दीक तो जमाल के अलावा ज़िंदगी में और है क्या। जलाल और जलाल का ताल्लुक़ तबई ज़िंदगी से, वक्त से, आफादी पहलू से। हुस्न का ताल्लुक़ ज़िंदगी के जमाली पहलू से ही होता है। जमाल रूह को सरशार करता है और जलाल जिस्म को तवानाई फराहम करता है। मैं शायर हूँ और शायरी रूह से सरगोशियाँ करती है, दिलों में अपने घरौंदे बनाती है। मुझे खुशी है कि लोगों को मेरी शायरी में हुस्न व जमाल की कैफियतें दिखाई देती हैं और मेरे ख्याल से देनी भी यही चाहिए। हाफिज़, तुम खुद से सवाल कर रहे हो, ख़ुद से कोई ऐसी बात पूछो कि तुम्हें खुद चक्कर आ जाए। अच्छा ये बताओ कि कभी किसी खूबसूरत, अगर तुम्हें कोई लाश देख लो किसी औरत की, तो तुम क्या महसूस करोगे? मौत एक खूबसूरत औरत की हो या बदसूरत औरत की तकलीफ़ दह चीज़ है। कुछ पागलों ने इसको रोमांटिक बनाने की कोशिश की है, यानी इसको ग्लैमराइज़ करने की कोशिश की है कि मौत कितनी मुलायम है, मखमल व कमखाब की तरह। सरवत ने भी कहा था कि मौत के दरिंदे में एक कशिश तो है सरवत, लोग कुछ भी कहते हों खुदकुशी के बारे में। और उसके बाद फिर खुदकुशी कर भी ली थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस भी है। और इनफैक्ट मैंने शेर भी लिखा था उनके ऊपर कि मैं एक फ़िल्म बनाऊंगा अपने सरवत पर और उसमें रेल की पटरी नहीं बनाऊंगा। बेशक मौत एक आफाकी हकीकत है और मेरे ख्याल से हर दुनिया के किसी खित्ते का आदमी है, कहीं रहता है। वो क्या है मजहबी तौर पे क्या नहीं है, सिर्फ उसको ये वो कुछ लोग हैं खुदा पे मानते हैं, किसी का ईमान नहीं होता, लेकिन मौत को हर आदमी तस्लीम करता है और ये एक आखिरी हकीकत है। लेकिन मेरा ईमान जो है वो ज़िंदगी पे है, इश्क पे है। ज़िंदगी हुस्न है, ज़िंदगी खैर है और रोशनी है, खुशबू है। अच्छा यार, तुमने सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया। चलो ये बताओ कि कब्रिस्तान जाकर क्या महसूस करते हो? कभी वहाँ जाना अच्छा लगा? मतलब कब्रिस्तान में कुछ सैयद दिमाग शख्स तो खुशी महसूस नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। कब्रें गिनना सफ़ा का मन है और मैं अज़ल से यही करता रहा। मेरे अंदर सदियों से मौत के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैलियाँ निकल रही हैं। ज़िंदगी की जंग जारी है और शायद आखिरी इंसान की आखिरी सांस तक जारी रहेगी।
اچھا یہ صرف انسان کیوں مرتے ہیں، جنات کیوں نہیں مرتے ہوں گے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ یہ جو بوتل کا جن ہوتا ہے یہ خود بوتل توڑ کر باہر کیوں نہیں نکل سکتا؟ جانو کوئی مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ؟ اچھا چلو نکل آیا، اور کہہ رہا ہے کہ اپنی 3 خواہشیں بتاؤ، ان میں سے کوئی ایک وہ پوری کرے گا تو کیا کہو گے؟ خواہشیں 3، اچھا اگر میرے خیال سے پہلی خواہش تو میں اسے کہوں گا کہ چشمہ آب حیات میں سے ایک پائپ لائن یہاں لے آئے جس سے میں ساری دنیا کو آب حیات پلا دوں۔ دوسری خواہش یہ رہے گی کہ اگر پائپ لائن بچھانی مشکل ہے تو پھر مشکیزہ بھر لائے جس میں سے ایک گلاس میں خود پیوں گا اور باقی اپنے دوستوں احباب میں بانٹ دوں گا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو صرف وہ ایک گلاس لائے جو میں اپنے محبوب کو پلا دوں گا۔ کیا شاعری آب حیات کا گلاس نہیں ہے؟ ہو بھی سکتی ہے، میر و غالب کے لیے شاعری جرہ آب حیات ہی ثابت ہوئی۔ زندوں میں کوئی ایسا شاعر کافی سارے ہیں بھائی، لیکن زیادہ تر جو ہے چلتی پھرتی قبریں ہیں اور انہیں اپنے کاندھوں پہ اپنے قد پہ اٹھایا ہوا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، کچھ محبت کی بات سناؤ۔ محبت کیا ہے؟ محبت کے بارے میں نے بہت بات بھی کی ہے، بہت زیادہ میں اس پہ بولتا بھی رہا ہوں، لیکن میرے خیال سے محبت ایک پیچیدہ اور کئی جہتیں رکھنے والا جذبہ ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی چہرے ہیں، مگر سب سے واضح اور سامنے کا جو چہرہ ہے وہ رومانوی محبت کا ہے۔ محبت خاندانی محبت بھی کوئی کم شے نہیں ہے، مطلب ماں کی محبت لازوال ہے، دوستی اور ہمدردی کی محبت کے رنگ ہیں، مگر جو 2 افراد کے درمیان کشش، خواہش اور جذباتی تعلق کے شدید احساسات ہیں وہ آسمان کا شاہکار ہیں، وہ جذبہ حسن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا یار یہ اتنے شاعر محبت کی شاعری بھی کرتے ہیں، انہیں کچھ محبت کا پتہ بھی ہے کہ محبت کیا ہے؟ وہ خود کو قیس کے سجادہ نشین بولتے ہیں، ان کے عمل میں تو محبت کہیں مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ محبت کا تجربہ بڑا کرشمہ ساز، مطلب جو لوگ اس سے گزرتے ہیں انہیں وافر مقدار میں اپنے کرم کی روشنی اور خوشبو عطا کرتے ہیں، مگر جو دور سے دیکھنے والے ہوتے ہیں یہ تجربہ انہیں بھی مایوس نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ فیض انہیں بھی بخش دیتا ہے۔ اچھا جانو یہ بتاؤ کہ شاعری چھوڑی جا سکتی ہے؟ سانس لینا کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے، اور زبان کے ہوتے ہوئے کوئی کتنے دن خاموش رہ سکتا ہے؟ آنکھیں رکھتے ہوئے کوئی کب تک اندھے کا رول ادا کر سکتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ پرندے تمہیں دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے؟ یہی کہ یہ کوئی ہمارے جیسے ہی۔ کیا پرندہ بھی لڑکیوں کے حسن کو محسوس کر سکتا ہے؟ حدود نے حضرت سلمان کو ملکہ بلقیس کے متعلق نہیں بتایا تھا کیا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم دریائے سندھ کے کنارے بڑے ہوئے، دریا سے کیسے تعلقات رہے؟ یاد ہے کچھ کسی زمانے میں بڑی دوستی تھی؟ میں سندھ دریا کا بیٹا بھی ہوں اور سندھ دریا کا دوست بھی ہوں، زمانوں سے اس کے ساتھ بہہ رہا ہوں، مگر بہت پرانی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی۔ میرے دماغ کا صرف 6-7% حصہ کام کرتا ہے، مگر ابھی سویا ہوا ہے۔ کبھی کبھی کروٹ لیتا ہے تو یاد آتا ہے کہ میں اور دریا ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اچھا کئی مصرے جو دماغ سے نکلتے نہیں ہیں تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ کیفیت کی بات ہے۔ کبھی اداسی کے کسی لمحے میں آدمی کوئی مصرع گنگناتا رہتا ہے، یعنی مجھے جو ہمیشہ ایک مصرع جو میرے ذہن میں رہتا ہے کہ اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ اچھا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے کوئی نظم کہی ہو اور وہ تم سے گفتگو کرنے لگ گئی ہو، یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہاں ایک نظم تھی جو کئی دن میرے ساتھ رہی، نثری نظمیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے نثری نظمیں یاد نہیں رہتی تو وہ میں دیکھ کے سناتا ہوں۔ خود پسند ریاستوں کے افسردہ شہروں کی چھتوں پر سے کسی کونج کی طرح میں بہت دیر تک اڑا، حرکت کرتی ہوئی ہر روشنی پر تمہاری گاڑی کا گمان گزرا۔ مراد آباد کے ایک بزرگ نے حوصلہ دینے کے لیے فرضی تاریخیں بتا کر سپرس سے ڈپورٹ ہونے کی جھوٹی کہانی اپنی ہتھیلی پر اتار کے میری آنکھوں پر ملی۔ ترکی کے نوجوان مصور نے میری زندگی کی کتاب کے حاشیوں پر گالیاں لکھیں، اجنبی عورت سے مانگی ہوئی ماچس کی گیلی تیلی سے میرے وجود کے جنگل جل گئے، وہ گھنے جنگل جہاں تمہاری آنکھوں کی غزال چھپ جایا کرتے تھے۔ نمکین سمندروں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے بحری جہاز کاغذ کی کشتیوں جیسے تھے جن پر لکھے ہوئے لفظوں کو موسم کی پہلی بارش کا پانی اپنے ساتھ نالیوں میں بہا لے جاتا ہے۔ اب کی بار میں شطرنج میں ہارے ہوئے کسی بوڑھے کی طرح واپس لوٹ رہا ہوں، لیکن ہم پھر ملیں گے
ओहान पामोक ने कहा था, विसाल कभी मोहब्बत का तरियाक नहीं होती। अब ये जो नज़्म है, इस कैफियत में होने वाले हर आदमी के साथ हम कलाम होगी, पर कैफियत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त कौन है और काबिल नफ़रत कौन है? मैं इस मामले में गालिब का हम अकीदा हूँ। वफ़ादारी बशर्ते अस्तवारी असली माँ है, मरे बुतखाने में तो काबा में गाड़ो ब्राह्मण को। अच्छा, अगर बहुत मसाइल एकदम तुम्हारे दिमाग में जमा हो जाए तो क्या करते हो? आसमान की तरफ देखता हूँ और मगरिब को वसीला बनाता हूँ। क्या तुम समझते हो कि शायरी तुम पर उतरती है? हाँ, मुझे लगता है कई दफ़ा उतरती है, और ये ख़ास कैफियत में बंदा होता है, और कई दफ़ा शेर लिखता भी हूँ। अच्छा, कोई ऐसा शेर जिसे कहने के बाद तुम बहुत देर परेशान रहे हो? ऐसा शेर, हाँ, एक शेर था। वो शेर था कि मैंने जो शेर कहा, न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। शेर कहने के बाद मैं 3 तरह की कैफियतों से गुजरता हूँ, कभी हैरान होता हूँ, कभी खुश होता हूँ और कभी परेशान हो जाता हूँ। कोई ऐसी बात जो तुम्हें बहुत जज्बाती कर देती हो? मोहब्बत, हाँ, सिर्फ मोहब्बत। औरत क्या चीज़ है? औरत अजीब व गरीब चीज़ है। वो हुस्न भी और इश्क भी, वो रंग और खुशबू भी, वो दश्त भी है और दरिया भी है, वो बारिश भी है और कौसे कज़ा भी, वो दर्द भी है और दवा भी है, वो ज़िंदगी भी है और मौत। जवानी क्या शय? वो शय जो पानी में आग लगा दे, उसे जवानी कहते हैं। वफ़ा किसे कहते हैं? वफ़ा मेरे ख्याल से किसी के लिए अपनी जान दे देना, मर जाना, उसका वफ़ा कहते हैं उसे। चांद रातों में लड़कियां क्यों जागती? लड़कियां समंदरों की मिसाल होती हैं, चांद रातें उनके सीनों में मद्दोजज़र पैदा करता है। पहले पहल का इश्क मुझे याद है फराज, दिल खुद ये चाहता था कि रुसवाइयाँ भी हों। शुरू में रुसवाई क्यों अच्छी लगती है? मेरे ख्याल से मोहब्बत में रुसवाई तो हर दौर में अच्छी लगती है। कैस की रूह अब भी कहीं जब अपना किस्सा सुनती होगी तो खुश होती होगी, पर आप साहब ने जिस इश्क की बात की है वो इश्क नहीं, दिल लगी है। इंसान को ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, अपने अंदर को भी और अपने बाहर को भी, यानी ज़िंदगी पूरी तरह समझना चाहिए, आसमानों की तरफ देखना चाहिए, ज़मीन की गहराइयों को झांकना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए, नज़में, गज़लें और शेर लिखने चाहिए, दुख झेलने का हौसला पैदा करना चाहिए। याद रखिए बड़े दुख बड़े लोगों के हिस्से में आते हैं। इंसानों के दरमियान नफ़रत पैदा किसने की है? नफ़रत की इस तहज़ीब में हर शख्स ने बक़द्र इस्तिताअत हिस्सा डाला है। अच्छा, कभी बिल्कुल खालीपन में अचानक खूबसूरती का एहसास हुआ? क्यों नहीं, अक्सर होता है। सूरज तलू भी और गरूब भी होते हुए भी, और फूल खिलते हुए भी, चांद निकलते हुए भी। क्या रकीब से भी मोहब्बत की जा सकती है? जिनका महबूब खुदा या महबूब खुदा है, वो तमाम रकीब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।